हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? इतनी लाइट से काम चल जाएगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो संडे कैसा गया आप लोगों का? रेस्ट कर लिया सबने? हाँ। टेस्ट वाली बात पे चर्चा हम अलग करेंगे। टेस्ट में अगर अच्छे नहीं नंबर नहीं आ रहे तो सर आपने आइज टेस्ट करवाएंगे, आंख के टेस्ट कराने का कहाँ टाइम है? अभी तो पहले तुम्हारा कोर्स करते हैं। चलो, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अब आयोग आयोग पे कंट्रोल है? अच्छा। रेस्ट कहाँ है? रेस्ट तो भाई पढ़ाई में रेस्ट है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आरएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जो आपके टेस्ट चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। 6 तारीख से नई टेस्ट सीरीज आ रही है, वो ज्वाइन कर लेना वापस से। मतलब तुम्हें कोई पेमेंट नहीं करना है, वो दे लेना, ताकि नए शेड्यूल से कर सको। नए स्टूडेंट्स को दिक्कत है कि सर जो है वो कर पाएंगे या नहीं करेंगे, ये टेस्ट अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो पूरा नहीं हुआ तो कैसे देवें। तो 6 से नहीं आ रही है, वो कर लेना। अगर उसमें भी नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो दिवाली बाद में एक और आएगी, वो कर लेना। दिवाली बाद में एक और आएगी, वो कर लेना। तुम्हारे कोई अलग से भुगतान थोड़ी जा रहा है। उसमें भी नहीं बैठ रहा, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरे होंगे उनके अलग अलग एक एक टेस्ट और आएंगे, वो कर लेना। और बताओ क्या चाहिए? हाँ, एक बार जो सभी विद्यार्थी हैं उनसे मैं वापस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसके बाद में अब अदर कोई बैच नहीं चलेगा। जिन्होंने पहले ले लिया उन्हें पटवार वीडियो कोर्स हम करवा देंगे, पर आगे से हमारे यहाँ जो है वो आरएस के अलावा कोई बैच नहीं ले पाएगा। राजी हो ना तुम सब? नहीं तो तुम लोगों को लगता है कि सर 1 तारीख को सीईटी बाद जरूर लेके आएंगे। आरएस वाले तो राजी हो? हाँ, क्योंकि मेरी पढ़ा पढ़ा के आंख के सूज गई, गला खराब हो गया। हाँ, बढ़िया बात है। चलो, स्टार्ट करते हैं, चाय खत्म कर लूँ मैं। अभी 2-4 दिन सभी लोग सीईटी पे ध्यान दो। आज नेशनल करंट अफेयर कर लेंगे। मैं मतलब बैच नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि गंभीरता नहीं है। जो स्टूडेंट नए हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि सीईटी पटवार सबके एग्ज़ाम देने ही है, पेपर ज़रूर दे के आए। और मैंने आपको करंट पूरा करवा दिया, एक नेशनल करवाना है। और नेशनल आज हम कर लेंगे, कल हम कंप्लीट इको का रिवीजन कर लेंगे, एक दिन हम इंडियन पॉलिटिया कर लेंगे। आगे आने वाले दिन 4-4 घंटे के 3 रिवीजन मैं और करवा दूंगा। ठीक है? चलें, करें स्टार्ट। हम्म और अब आपके लिए अलग से हर किताब का इंतजार नहीं होगा। एक एक किताब आपकी 1 अक्टूबर से आने लग जाएगी। एक एक किताब 1 अक्टूबर से आने लग जाएगी। अब दोस्तों जो है सर, अब जितनी भी टेस्ट सीरीज आएगी, प्री की टेस्ट सीरीज आती है वो हमारे बैच वालों के लिए निःशुल्क ही होती है, तो आपसे कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। प्री की टेस्ट सीरीज पढ़ो। एक टॉपिक बचा हुआ था, संभागीय आयुक्त। एक टॉपिक बचा हुआ था, डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त। कौन सा टॉपिक बचा हुआ था? संभागीय आयुक्त। याद रखें भाई, क्या था? संभागीय आयुक्त जो है वो जिला प्रशासन
और राज्य प्रशासन के बीच एक कड़ी है। जिला प्रशासन है और राज्य प्रशासन के बीच एक कड़ी है। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के बीच में कड़ी है। राज्य प्रशासन के बीच में एक कड़ी है, याद रखें। विलियम बेंटिक ने 1829 में, विलियम बेंटिक ने 1829 में, विलियम बेंटिक ने, किसने दोस्तों आपके, विलियम बेंटिक को जानते हो? विलियम बेंटिक ने 1829 में जिलों पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर नियंत्रण रखने के लिए ये पद बनाया था। नियंत्रण रखने के लिए ये पद बनाया था। नियंत्रण रखने के लिए ये पद बनाया था। विलियम बेंटिक ने ये पद बनाया था। अब इस पद का महत्व क्या? देखो, जनरली बेसिक अगर हम बात करें तो सारे काम जिला कलेक्टर ही जिले का हेड है, लेकिन जिला कलेक्टर के विरुद्ध कोई बात हो तो हर बात पे आदमी सचिवालय तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिविजनल कमिश्नर के पास जाने की इच्छा रखता है। उसके साथ साथ जब जिला कलेक्टर साहब जब अनुभवी हो जाते हैं तो उनकी अनुभव की जरूरत केवल एक जिले को नहीं है, 5-4 जिलों को उनका मार्गदर्शन मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जिलों में जो कलेक्टर जाते हैं वो जनरली जो है वो नवीन कलेक्टर होते हैं, नए जो है वो आपके जो ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो उस युवा जोश के साथ साथ उनके साथ एक अनुभवी व्यक्ति का होना जरूरी है, जो केवल उनका मार्गदर्शन करे, जो केवल मार्गदर्शन करे। बहुत सारे कार्यों में जिला कलेक्टरों में समन्वय भी जरूरी है। जैसे जिला कलेक्टर सीकर और जिला कलेक्टर झुंझुनू में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि दोनों की बाउंड्री भी लगती है। बहुत सारे विकास कार्यों के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए। टाइम टू टाइम जिला कलेक्टर के कार्य का भी सुपरविजन होना चाहिए। टाइम टू टाइम जिला कलेक्टर के कार्यों का भी सुपरविजन होना चाहिए। तो हम हमारे यहाँ संभाग कहते हैं, कुछ राज्यों में मंडल कहा जाता है, कुछ राज्यों में क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। हम इसे संभाग कहते हैं। संभागीय व्यवस्था कोई सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं है। जिस राज्य के जचे वो अपने अनुसार बना सकता है, वो अपने अनुसार जो है बंद कर सकता है। जैसे हमने 1949 में ये व्यवस्था बनाई थी, 1949 में हमने ये व्यवस्था बनाई थी, 1962 में हमने ये व्यवस्था समाप्त कर दी और 1987 में हमने ये व्यवस्था रीस्टार्ट कर दी। ये व्यवस्था हमने क्या कर दी? रीस्टार्ट कर दी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये राज्य पर डिपेंड करता है कि वो संभागीय आयुक्त जैसा पद रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, संभागीय आयुक्त के पास क्या क्या पावर्स होगी ये भी स्टेट ही डिसाइड करता है। ये भी कौन डिसाइड करता है दोस्तों? स्टेट ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजनल कमिश्नर के काम क्या होते हैं। डिविजनल कमिश्नर के काम क्या होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो संभागीय आयुक्त के जो कार्य होते हैं, संभागीय आयुक्त के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के बारे में ध्यान दें भाई। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, अगर बने तो। ज़्यादा तो जनरली यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं। पहला कार्य जिला प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, जिला प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जिला प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जिला प्रशासन पर क्या रखना दोस्तों? आपका नियंत्रण रखना, याद रह जाएगा। उसके साथ साथ जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करना। जिला प्रशासन में क्या स्थापित करना दोस्तों? आपका समन्वय स्थापित करना। जिला प्रशासन पर समन्वय स्थापित कर में समन्वय स्थापित करना। आरएस वालों को मोटिवेशन की कमी हो रही है तो हाँ, मुख्य सचिव अलग से पढ़ेंगे। तुम लोगों के लिए 1-2 क्लास लगाऊं टॉपर्स की और मिलवाऊं तुम्हें वापस से? हाँ, अगर आरएस वालों को मोटिवेशन की अगर कमी लग रही है तो जो है सीटी के बाद मिलवाऊं? 1-2 कह रहे नहीं सर कोई कमी नहीं लग रही, फुल मोटिवेशन। आप ही काफी हो, बता देना मेरे को, है ना? चलो नेक्स्ट संडे जब भी आपका ऑफ होगा तो उस समय मैं जो है वो इस बार आपको जो है वो एक एक्स सर्विसमैन टॉपर से मिलवाता हूँ, ताकि आप में मोटिवेशन आए कि यार जब एक्स सर्विसमैन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब वो इस एज के अंदर मेहनत करके इतनी बढ़िया रैंक ला सकते हैं तो देखो अच्छा रहता है। वैसे अगर आप टॉपर से मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, हाँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो इस बार मैं मिलवाता हूँ तुम लोगों को।
और एक दिन अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्ट हुए ना उनसे भी मिलवाता हूँ कि लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें। थोड़ा सा मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन थोड़ा और अच्छा लगता है कि हाँ, हाँ मेरी बातों से तो तुम ज़्यादा ही मोटिवेट होते हो, सोते ही नहीं हो, इतनी पढ़ाई करते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्थानीय इकाइयों का भी ये पर्यवेक्षण करते रहते हैं। स्थानीय इकाई जो है, आपका पंचायती राज, नगर निकाय, स्थानीय इकाइयों का भी टाइम टू टाइम सुपरविजन हो जाता है, इकाइयों का भी पर्यवेक्षण हो जाता है। इकाइयों का भी क्या हो जाता है दोस्तों, पर्यवेक्षण ये टाइम टू टाइम जो है वो कर लेते हैं। जो लोकल बॉडीज होती हैं उनका पर्यवेक्षण भी हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, संभाग स्तर पर जो है वो ये पूरा का पूरा विकासात्मक योजना और कार्यक्रम है, उनके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करते हैं। विकासात्मक कार्यक्रम है और योजनाएं जो हैं, कार्यक्रम और योजनाएं जो हैं उन्हें भी लागू करते हैं। कार्यक्रम और योजना जो है उन्हें लागू करने का काम भी इनका रहता है। जिला कलेक्टर से करवाते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग लेते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग लेते हैं। देखो मैं एक आपको सिंपल बात बता देता हूँ, सारी चीज़ रहती है पद पर बैठने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। सब कुछ क्या डिपेंड करता है, पावर हर पद में खूब होती है। लोग कहते हैं डिविजनल कमिश्नर एक तरीके से आईएएस को जो है वो 5-4 साल रेस्ट करवाने का पद होता है। आप जो है वो अगर हाल ही में आपके जो है वो शायद बांसवाड़ा डिविजनल कमिश्नर थे, नीरज के पवन साहब को देखा था आपने? हाँ, जब पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर है खुद बैठ मतलब रुकना नहीं चाहता, टाइम टू टाइम जो है मेहनत करना चाहता है, तो वो सबको खींचे रखता है। वो क्या करता है, सबको खींचे रखता है। और अगला वही रेस्ट करे तो फिर अलग बात है। तो इस पद के अंदर खूब पावर है। सभी जिला कलेक्टर्स की टाइम टू टाइम मीटिंग करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, लोकल बॉडीज को चेक करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना। उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे संभाग स्तर के ऊपर जो है वो याद रखें, कार्मिक संबंधित सारा कार्य, हाँ संभाग स्तर पर कार्मिक संबंधी कार्य, संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर कार्मिक प्रशासन, संभाग स्तर पर कार्मिक प्रशासन जो भी कर्मचारी हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरना, राजस्व अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी करना, जिला प्रशासन के विरुद्ध शिकायत सुनना। तो एक तो दोस्तों वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो जाती है, हाँ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो भरी जाती है सबकी, एसीआर भरी जाती है ना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, हाँ गोपनीय रिपोर्ट जो है वो भरना कर्मचारियों की। उसके साथ साथ जो है वो आपके जो है वो स्थानांतरण जो आपके पास हैं, तो वो जो है वो आपके रेवेन्यू में कुछ ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो है वो ये आप लोगों के यहाँ जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं। जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या सुन सकते हैं, जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं। जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं। जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या सुन सकते हैं, अपील सुन सकते हैं। उसके अलावा भी इनके पास जो है कुछ कार्य और हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ सर, जिला कलेक्टर की पोस्ट तो ऊपर ही होती है ना। जिला कलेक्टर क्या, अभी हम देखें पूरा पूरा क्या जिला कलेक्टर का पद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले काम समझो आप, जिला प्रशासन पर नियंत्रण, जिला प्रशासन में कोऑर्डिनेशन, स्थानीय इकाइयों का सुपरविजन करना, योजनाओं को लागू करना, और वहाँ जो कार्मिक प्रशासन है उनकी जो एसीआर भरना, तो साल के बाद में क्या परफॉर्मेंस रही है कर्मचारियों की। हाँ, रेवेन्यू के जो कर्मचारी है उनका ट्रांसफर वांसफर करना, जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील सुनना। उसके अलावा अब 4-5 एक्ट पे ध्यान देना जहां से जनरली प्रश्न पूछा जाता है, जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरा याद रखें, भू राजस्व एक्ट है आपका, कौन सा है दोस्तों, भू राजस्व एक्ट पीछे, हाँ भू राजस्व एक्ट आपके यहाँ राजस्थान भू राजस्व एक्ट जानते हो, राजस्थान है भू राजस्व एक्ट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 और 76 के तहत डिविजनल कमिश्नर साहब जो हैं वो एक अपीलीय जो है प्राधिकार हैं। क्या है दोस्तों, वो एक अपीलीय प्राधिकारी हैं। याद रखें, अपील जो होती है, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी मतलब जो है वो जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हो, रेवेन्यू के मामलों में। बताओ कब आया था भू राजस्व अधिनियम अपने यहाँ, हाँ भू राजस्व अधिनियम अपना जो है वो कहाँ आया था, तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 75-76 के तहत जो है वो आपके यहाँ पर ये क्या है, अपीलिएट अथॉरिटी है। आप कलेक्टर के विरुद्ध जो है वो अपील जो है वो कर सकते हैं। कब आया था,
हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, मुख्य संवैधानिक नहीं बोल सकते हम, प्रशासनिक व्यवस्था। तो 1956 में हमारा भू राजस्व अधिनियम आता है और उसके तहत आप जो है इनके पास अपील कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से, राजस्थान नगर पालिका एक्ट के अंदर भी इनके पास पावर है। कौन कौन से एक्ट और इनके पास हैं, तो राजस्थान है नगर पालिका एक्ट जो है ना, उसके तहत भी इन्हें पावर है। तो कल को कोई पूछ ले और कौन कौन से एक्ट इनके पास हैं, तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट ये संभालते हैं। उसके अलावा राजस्थान आबकारी एक्ट, राजस्थान है आबकारी एक्ट के राजस्थान है आबकारी एक्ट जो है उसके पास, उसके तहत भी इन्हें पावर्स हैं। राजस्थान आबकारी एक्ट के तहत भी पावर है। उसके तहत राजस्थान वन अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम के तहत भी जो है वो इनके पास पावर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखें आपके यहाँ पे राजस्थान भूमि भवन कर अधिनियम, राजस्थान है भूमि भवन कर अधिनियम, राजस्थान भूमि भवन कर अधिनियम, भूमि भवन कर अधिनियम के तहत इन्हें पावर है। भूमि भवन कर एक्ट के तहत पावर है। राजस्थान धार्मिक भवन जो आपके तथा स्थान एक्ट है, राजस्थान धार्मिक भवन है एवं स्थान एक्ट जो है उसके तहत भी इनके पास पावर है। राजस्थान है धार्मिक, अब बताओ ये स्थान धार्मिक भवन, बताओ इस पद में पावर है या नहीं है, भवन एवं स्थान एक्ट के तहत भी इन्हें जो है पावर दी गई है, के तहत भी इन्हें जो है पावर दी गई है। बताओ कितने कानून इनके अधीन है। आबकारी जो आपके यहाँ पे लिकर से संबंधित जो है उसके तहत जो है वो इनके पास पावर है। नगर पालिका एक्ट जो 2009 वाला है उसके तहत जो इन्हें पावर्स दी गई है। वन एक्ट के तहत इनके पास पावर है। भूमि भवन एक्ट के तहत इनके पास पावर है। धार्मिक भवन एवं स्थान एक्ट के तहत इनके पावर है। मतलब 6 एक्ट इनके अंडर कंट्रोल के अंदर है। ये सुपरविजन करते हैं, इन एक्ट का क्रियान्वयन करते हैं, तो पावर तो खूब है भाई, पावर तो खूब है। टाइम टू टाइम जिला प्रशासन की मीटिंग लेना, टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन करना, कलेक्टरों को निर्देश देना, योजनाओं को लागू करना, हाँ रेवेन्यू कोर्ट चलाना जिसमें ये जो है वो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करते हैं, जिला प्रशासन के विरुद्ध अपील सुनना, नगर पालिका एक्ट, आबकारी एक्ट, वन एक्ट, भूमि भवन एक्ट, धार्मिक ये एक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि अपने यहाँ संभागीय आयुक्त का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसके पक्ष में क्या पॉइंट लगते हैं तुम लोगों को संभागीय आयुक्त के? ये तो आपके कार्य हैं, इतना तो आ जाए तो ठीक है। अब जनरली जो है ना ये बड़ा ही विवादित पद रहा है, तो विवादित पद रहा है तो जनरली ये पूछ लेते हैं कि डिविजनल कमिश्नर का पद जो है उसके पक्ष में और विपक्ष में लिखें, ये पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार बना है और बाद में नहीं बना, बाद में वापस बनाया गया। तो स्टार्टिंग में 1949 में आपके कितने संभाग थे भाई? 1949 में आपके कितने संभाग थे बताओ मेरे को? 1949 में आपके कितने संभाग थे मेरे को बताओ, किसी को अगर याद आ रहा है तो बताओ। तो एक आपका जयपुर था, एक आपका उदयपुर था, एक आपका कोटा था, एक आपका अजमेर था और एक आपका बीकानेर था। एक कोटा था और एक आपका अजमेर था और एक आपका बीकानेर था। बीकानेर था। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया जी के टाइम में संभागीय आयुक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गई। संभागीय आयुक्त व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। याद है तुम लोगों? फिर उसके बाद में दोस्तों आपके 1987 में वापस आपके जो है वो पुनः प्रारंभ की गई। हरिदेव जोशी थे उस समय, पुनः प्रारंभ हरिदेव जोशी जी के टाइम जो है पुनः प्रारंभ की गई। मोहनलाल जी सुखाड़िया जी ने इसे जो है वो एक बार बंद कर दिया था। उस समय आपका छठा दोस्तों जो है वो, ये 5 तो रहे, छठा कब बना बताओ? ये 5 तो रहे पर छठा कब बना? ये 5 तो रहे
पर छठा कब बना? तो दोस्तों जो है 25 वर्ष बाद, ये गैप कितना है, 25 ईयर बाद में जो है वो आपके यहाँ पे, यहाँ से जनरली प्रश्न आ जाते हैं। तो ये 5 तो आपका जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर तो थे। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, नहीं सॉरी, अजमेर नहीं था, सॉरी, यहाँ जो है वो गलती से लिख दिया आपने। हाँ, यहाँ अजमेर नहीं था, सॉरी, जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर तो थे। ये प्रश्न जनरली आता है तो इसको गलत मत कर देना। 5 तो पहले ही थे, क्योंकि अजमेर 1949 में आपका संभाग हो ही नहीं सकता। अजमेर 1949 में आपका संभाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजमेर उस समय, अगर आप लोगों को याद आ रहा है, तो अजमेर का विलय 1956 में होता है। अजमेर का विलय दोस्तों आपका कब होता है? 1956 में जाके तो अजमेर का विलय होता है राजस्थान के अंदर। तो उस समय जो है वो, ये आपका जो है वो संभाग था ही नहीं। आपके पास 5 संभाग थे, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, याद रख लेना। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, याद रह जाएगा तुम लोगों को। फिर जाके दोस्तों जो है वो आपके ये व्यवस्था समाप्त हो जाती है। 1987 में पुनः प्रारंभ होती है। तो छठा दोस्तों आपका जो है संभाग कौन सा बनता है? छठा संभाग आप लोगों का जो बनता है वो दोस्तों याद रख लेना, आपके यहाँ पे अजमेर बनता है। छठा संभाग कौन सा बनता है? अजमेर आपका जो है वो दोस्तों छठा संभाग बनता है। एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो भरतपुर कब बनता है? तो भरतपुर दोस्तों आपका 7वां संभाग बनता है, जो कि दोस्तों आपके 2005 में बनता है। और अब बताओ तुम लोग 8वां, 9वां, 10वां, 3 संभाग और बता दो। 3 संभाग आपके जो अब गहलोत साहब बना के जाते हैं वो कौन से हैं? 3 संभाग है आपके पास जो गहलोत साहब बना के जाते हैं वो कौन से हैं? हाँ, 4 जून 2005 को वो तो बनते हैं वो। पाली, सीकर, पाली, सीकर, बांसवाड़ा। वेरी गुड। तो याद रखें दोस्तों, अब आपके 10 संभाग हैं, पाली, सीकर, बांसवाड़ा। ये राजस्थान के बेसिक परिचय में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी में इसका कोई ज़्यादा जो है वो उठाव नहीं है। अगर प्रश्न पूछेगा तो पक्ष विपक्ष के अंदर जो है वो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिटी में इन फैक्ट्स का कोई उठाव नहीं है, आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। हाँ, तो 1949 के अंदर ये व्यवस्था स्टार्ट होती है। उसके बाद में 1962 के अंदर ये व्यवस्था समाप्त की जाती है। 1987 में से रीस्टार्ट किया जाता है और अजमेर छठा बनता है, भरतपुर 7वां बनता है, 8वां, 9वां, 10वां है। लेकिन फिर कह देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो व्यवस्था जो है वो, इससे क्वेश्चन पॉलिटी में ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ये आपके फैक्ट है, ये राजस्थान के सामान्य परीक्षा में आप सारे फैक्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के सामान्य परीक्षा में, राजस्थान के एकीकरण में ये सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डिविजनल कमिश्नर के पक्ष और विपक्ष में। हाँ, आयोग वाला पीडीएफ मिलने के बाद में अब तो तुम्हारे कोई प्रश्न गलत नहीं हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप वो सारी चीज कवर कर लेंगे ना, अगर आप आयोग वाली पीडीएफ पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपका जो है आयोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट, कल पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट। अब इतना टाइम लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो है वो क्या ही टाइम लगता है, जल्दी से दे दो ना। अब इतना टाइम लगता है, आप खुद देखो। मैंने पढ़ाया, बनाया, उसके बाद में मैं खुद 8 से 9 घंटे जो है वो टाइपिस्ट के पास बैठा हूँ ना, तब जाके तैयार होती हो। तो इतना ईजी नहीं है कंटेंट है। आप ये मान के चलें, केवल आप नहीं, मेरे को जो है ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि बूस्टर का कंटेंट केवल और केवल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप जब भी कोई चीज़ जारी करते हो तो उसके बाद में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो इसका उपयोग लेते हैं। हमारा कंटेंट हमसे ज़्यादा तो दूसरे पढ़ाते हैं। और केवल कंटेंट के लिए ही आप हमें जानते हो, और किस चीज़ के लिए आए आते हो? कंटेंट के लिए आते हो। तो जो है वो खूब जो है हम लोगों ने जो है वो मेहनत करके वो आयोग मैंने, और फिर लास्ट में मेरे को बुक आएगी तब तो आपके लिए और अच्छी आएगी बुक में, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर सबसे पहले राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इको की बुक आएगी। दोनों बुक आपकी 1 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास 7 दिन और हम एकदम जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट, आगे बात करें। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो पक्ष में क्या है,
कि डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त का जो पद है, संभागीय आयुक्त का जो पद है वो, ये कई दिन से ये एक टॉपिक बचा हुआ था, मैं सोचा करवा ही देते हैं। संभागीय आयुक्त का जो पद है ये दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पक्ष में क्या तर्क है, क्यों होना चाहिए भाई। तो पहला पक्ष में तर्क ये है कि जिला प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण के लिए, जिलों के ऊपर जो है वो दोस्तों जो है वो बड़े राज्य होते हैं, वहां पर आज आप खुद बताओ बड़े राज्य होते हैं तो ये आपके जयपुर से जैसलमेर के ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या बीच में व्यवस्था नहीं चाहिए क्या? तुम बताओ। जयपुर से जैसलमेर, बड़े राज्यों में राजधानी से जिले बहुत दूर हो जाते हैं, बड़े राज्यों में राजधानी से जिले जो है वो दोस्तों जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। और जब बहुत दूर हो जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई कड़ी चाहिए, हमें बीच में कोई ना कोई कड़ी चाहिए जो दोस्तों इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो सुपरविजन कर सके। तो बड़े राज्यों में पहला तर्क तो क्या ही है, बड़े राज्यों में जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण के लिए, जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण के लिए, ये पर्यवेक्षण के लिए पहली चीज के लिए। दूसरा, जिलों में कोऑर्डिनेशन के लिए भी बताओ चाहिए या नहीं चाहिए, जिलों में समन्वय स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करवाने के लिए। अब भाई अगर उपखंड में नहीं है तो डीएम साहब सबको बिठा के मीटिंग करवा देते हैं, तो सारे एसडीएम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। एसपी साहब जो थानों का करवा देते हैं मीटिंग, तो सारे थाने वाले भी कोऑर्डिनेशन से चलते रहते हैं। अब बड़ा राज्य है और मान लीजिए कि आपके 3-4 जिले हैं आपस में लग रहे हैं, सीमा लग रही है, तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए बार बार क्या सचिव साहब आएंगे क्या? सुधांशु पंत साहब के पास इतना टाइम थोड़ी है कि सचिवालय में बुला के कलेक्टर को बोलेंगे आओ भाई बैठो तुम लोग आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन से टाइम टू टाइम जो है वो मीटिंग्स लिया करो, कोऑर्डिनेट किया करो, एक दूसरे का सहयोग किया करो। नहीं है ना पॉसिबल। वहीं उनके लिए एक आदमी का होना जरूरी है। तो जिलों के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए भी जरूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों याद रखें, आपका जो है वो जिला प्रशासन एक जो है वो अनुभवी व्यक्ति है। जिला प्रशासन में जो डिविजनल कमिश्नर जो आयुक्त साहब है वो आपके क्या है दोस्तों, याद रखें एक अनुभवी अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने जिला प्रशासन बहुत टाइम चलाया हुआ है, क्योंकि सीनियर आईएएस है। ये तो आप मानते हो, ये अनुभवी तो है। वरिष्ठ आईएएस ही तो बनता है, डिविजनल कमिश्नर कौन बनता है, वरिष्ठ आईएएस ही बनता है। तो वरिष्ठ आईएएस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे क्या है, संभागीय आयुक्त है। तो वो अनुभवी व्यक्ति है, और वो जो अगर अनुभवी अधिकारी है तो उसके अनुभव का लाभ नए जिला कलेक्टर, नए जो है वो कलेक्टर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई। तो उसके अनुभव का लाभ मिलेगा, इनको एक गाइड करने वाला आदमी मिल जाएगा। और जोश के साथ साथ जब जब अनुभव जुड़ जाता है तो काम और बेहतर हो जाता है। जोश के साथ साथ जब अनुभव जुड़ जाता है, क्योंकि ये जो अभी जिला कलेक्टर के बाद में इन्होंने बहुत साल तक जो है वो जिला कलेक्टर का काम किया, उसके बाद में ये जाके संभागीय आयुक्त बन गए। तो जब ये डिविजनल कमिश्नर बन गए तो इनके पास जो है वो दोस्तों जिला प्रशासन का भी अनुभव है। तो ये इनको जो है वो कोऑर्डिनेट तो करवाएंगे, कंट्रोल तो रखेंगे, उसके साथ साथ गाइड भी कर देंगे, उसके साथ साथ गाइड भी कर देंगे। तो एक सीनियर आईएएस आपको जो है वो कलेक्टर के जस्ट ऊपर मिल रहा है। तो इससे जो है सारी चीज़ें ट्रेनिंग में नहीं सीखी जाती हैं। और ट्रेनिंग में तो मुझे लगता है जितनी सीखी जाती हैं वो आपके फील्ड का 10% ही नहीं होती है। आदमी पे काम पड़ता है ना तभी सीखता है, उस समय उसे कोई बताने वाला होना चाहिए। उस समय उनको जो है वो कोई बताने वाला होना चाहिए, उस समय उनको कोई बताने वाला होना चाहिए। हाँ, क्लियर है ये। व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। चलो तो व्यवहारिक ज्ञान ही दे रहा हूँ मैं, और तुम्हें क्या दे रहा हूँ, व्यवहारिक ज्ञान, ये तो काम आएगा। तो आपके पास जो एक सीनियर आईएएस भी है। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ ये जो डिविजनल कमिश्नर साहब है ना, ये इनके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं पे बड़ा फोकस करते हैं। तो पंचायती राज संस्था और नगर निकाय जो है, पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए भी एक आदमी बढ़िया हो गया आपके पास। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर किस तरीके से जो है वो काम जो है वो करवाना है। अब अगर और तो वो आपके डिविजनल कमिश्नर पर डिपेंड करता है। नीरज के पवन साहब तो बांसवाड़ा के अंदर टूरिज्म प्रमोट कर रहे थे,
तो अगर अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर आपके यहाँ संभागीय आयुक्त हो तो वो आपके यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पाली के डिविजनल कमिश्नर तो कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर चला रहे हैं, कॉफी विथ डिविजनल जो है वो दोस्तों कमिश्नर चला रहे हैं ना। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी अगर आप एग्जाम में लिखते हैं कि डिविजनल कमिश्नर का पद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिनके दोस्तों जो है वो आप 2-4 इनिशिएटिव अगर आप बता दें तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि यार ये तो सही है। हाँ, तो डिविजनल कमिश्नर पाली वाले करवा रहे हैं ना, कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर। उसके साथ साथ दोस्तों नीरज के पवन साहब जो है बांसवाड़ा में टूरिज्म प्रमोट कर रहे थे। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो है वो आपके यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब उदयपुर वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। अभी पीछे जो एक मुद्दा हुआ था उसमें, तो पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शन का काम तो करते ही हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो इस पद के बनने से आपके यहाँ शासन में विकेंद्रीकरण बढ़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? विकेंद्रीकरण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विकेंद्रीकरण बढ़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन का। सर कैसे? देखो भाई, एक आपका केंद्र, केंद्र के बाद में आपने बना दिए राज्य, राज्य के बाद में आपने बना दिए संभाग, संभाग के बाद में दोस्तों आपने बना दिए जिले, जिले के बाद में आपने बना दिए ब्लॉक, ब्लॉक के पास बन रखी है तहसील, तहसील से आगे बन रखी है आपके पास पंचायत। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है ना। शासन जितना हो सकता है वो जनता के निकट पहुंच रहा है, शासन जितना हो सकता है क्या है दोस्तों? जनता के निकट पहुंच रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान विकेंद्रीकरण से हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है दोस्तों? विकेंद्रीकरण से हो जाता है। तो ये भी अपने आप में अच्छी चीज है। हाँ, तो विकेंद्रीकरण जरूरी है। तो बताओ, आप लिख सकते हो। कई लोग कहते हैं कि जिला कलेक्टर के पास पावर नहीं है, या केवल साइन करने के लिए ही है, या जिले की बात सचिवालय तक, सचिवालय की बात जिले तक पहुंचाने के लिए ही काम है, इतना ही काम है, डाके के रूप में भूमिका है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, महत्वपूर्णता है। तो अब आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए कि जो है संभागीय आयुक्त का पद निरर्थक है, या जो है वो ये एक विवादित पद रहा है जिसे क्या समाप्त कर देना चाहिए, क्या नहीं करोगे ना? थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एकदम सही है। ऐसे ही कविता आपको लग रहा होगा, रिफ्रेश कर लो, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। तो आप जो है ना वो बाकायदा बता सकते हो। विपक्ष में कहने वाले लोगों का काम क्या है कि एक तो इससे काम का डिले होता है, काम का डिले होता है। बड़े संभाग के अंदर जो है वो सुपरविजन प्रॉपर नहीं हो सकता, जिला मतलब संभागीय आयुक्त भी बहुत बड़ी बात है। अब जोधपुर संभाग में इतने जो है वो आपके जिले आ रहे हैं, तो हर जगह से जो है संभागीय आयुक्त साहब भी नहीं पहुंच सकते। संभागीय आयुक्त में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसका उचित उपयोग नहीं होता। कहने वाले लोग क्या कहते हैं? एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जिनके पास अनुभव है तो उन्हें सचिवालय भेजो। हाँ, तो जो है वो एक सेकेंड मैं देखता हूँ क्या समस्या और गया, अब सही है। हाँ, तो क्या याद रखना है, इसकी आलोचना में कहा जाता है कि भाई जो है वो एक चीज़ तो जो है इसमें काम में डिले होता है, दूसरा बड़े संभाग में सुपरविजन पॉसिबल नहीं है हर जिले के ऊपर, तीसरी बात सीनियर आईएएस है वो बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत वरिष्ठ आदमी है, तो उन्हें बीच में रखने की बजाय आप सीधा सचिवालय में भेजो। तो यार उनको रेस्ट भी करने दो ना, इतने टाइम से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो संभागीय आयुक्त के पास जो है इतनी शक्तियां जो है वो नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें और क्या करना चाहिए, ये पावर है, इनके साथ साथ हमें डिविजनल कमिश्नर साहब को जो है वो आने वाले टाइम में, बहुत अच्छा पद है, आप लोग फिर भी आपको पैरवी करनी है, बोलना है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल की दृष्टि से ये पद बहुत जरूरी है। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को ये बढ़ावा देता है, शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों को ये बढ़ावा देता है। इस पद के अंदर जो है वो उत्तरदायित्व ज़्यादा और अधिकार कम है, इसलिए हमें आने वाले टाइम में इस पद के अधिकार और बढ़ाने चाहिए, और दोस्तों जो है वो इसके साथ साथ इसे प्रभावी बनाना चाहिए। बेसिक बात क्या लिखना है, अगर कोई पूछ ले तो ये सारी बातें बताते हुए आप लोगों को क्या लिखना है, व्यवहारिक रूप से ये पद जो है वो मार्गदर्शन के लिए, ये पद जो है वो मार्गदर्शन के लिए,
पर्यवेक्षण के लिए, सुपरविजन के लिए, जिला प्रशासन पर नियंत्रण के लिए, निर्देशन के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इससे सत्ता में जो है वो विकेंद्रीकरण बढ़ता है। विकेंद्रीकरण मतलब शासन को जनता के पास और निकट ले जाना, और विकेंद्रीकरण होने का मतलब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य जो है उनकी स्थापना हो रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ रही है। इस पद के पास आज के दिन हाँ उत्तरदायित्व ज्यादा है, अधिकार कम है। उत्तरदायित्व जो है वो दोस्तों जो है वो ज्यादा है और अधिकार कम है। तो भविष्य में हमें इस पद को जो है वो याद रखें और एम्पावर करने की जरूरत है। इसके अधिकार बढ़ा दो और ये पद 1 नंबर का है। काम खत्म, बात खत्म, टॉपिक खत्म। एकदम क्लियर। अगर कंक्लूजन लिखना हो तो क्या लिखोगे? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पर्यवेक्षण, मार्गदर्शक, नियंत्रण और निर्देशन के लिए ये पद जरूरी है। यह हमारे प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ती हैं और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए इस पद की महत्वपूर्ण गरिमा है। उसके साथ साथ इसके प्रावधानों को देखा जाए तो रेवेन्यू कोर्ट के रूप में ये काम करता है। आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम दोस्तों आपके यहाँ पे, ठीक है, भूमि भवन कर अधिनियम, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो और बहुत सारे एक्ट को लागू करने के लिए ये काम कर रहा है। बस इसको कुछ पावर्स और बढ़ाओ और जो है वो और चमका दो इस पद को खत्म करने के बारे में आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप प्रशासन और सरकार का हिस्सा हो और सरकार ने अगर कोई चीज चालू कर रखी है तो दोस्तों उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट बता सकते हो, ये नहीं कह सकते ये खराब है। अब जैसे कोई आपको कहते कि नए जिले बना दिए, गलत है क्या, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते यार इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये नए जिले गलत है। हाँ तो गलत है तो तुम कर दो सही। तो अपने से अगला पूछ रहा है भाई, एक सिंपल पहली चीज तो ये समझो कि ये व्यवस्था जो लेकर आए वो सीनियर वरिष्ठ लोक सेवक लेकर आए हैं, तो वो अच्छी चीज तो है। अब आप उसमें इंप्रूवमेंट बता सकते हो, आप उसकी जो है वो जो है फंक्शनल कमियां बता सकते हो और कमियां बता के उसके इंप्रूवमेंट बता सकते हो। हमेशा यही अप्रोच होनी चाहिए हर चीज में। आप अब ये नहीं कह सकते वन नेशन वन इलेक्शन गलत है, सरकार लेकर आई है भाई, सीनियर आईएएस अधिकारियों ने बनाया है, तो तुम भी जो जाके क्या बनोगे, आईएएस अधिकारी बनो, आरएएस अधिकारी बनो, ठीक है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि वन नेशन वन इलेक्शन गलत है ना। तुम वहां पर जो है वो दोस्तों जो है वो केवल और केवल ये बता सकते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से बाधा है, कुछ समस्याएं हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, हमें एक बार सोचना चाहिए, एक बार हमें सोचना चाहिए बस। सर आप डेली क्लास लिया करो, लगता है लाइफ में कुछ चल रहा है तो डेली ले रहा हूँ, 1-2 दिन मैं भी तो सोऊं, ये कोई बात थोड़ी होती है। तुम लोगों को तो हाँ। हर्ष क्या हो गया अभी, किस प्रकार का डिप्रेशन? डिप्रेशन पास ही नहीं आना चाहिए जो बूस्टर में पढ़ते हैं उनके लिए। हम्म। एकदम तुम्हारी जो है ना हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना बहुत बढ़िया होनी चाहिए। करंट अफेयर इको सर्वे कैसे मैनेज नहीं करना, क्लासेस चल रही है उनको ले लो। आरएस वालों के लिए जो वापस जो होंगी, हाँ अपन एग्जाम से 1 महीने पहले और पढ़ेंगे, ये तो उनके लिए एडवांटेज है जो 8 महीने 7 महीने कवर कर लें, तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगी मेरे को इतना याद है। और आज नेशनल करंट अफेयर जो सबसे कम पढ़ते हो ना, वो आज पढ़ लेना। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर मेंशन कर दो पीडीएफ में, हम जो है ना इसे रोग का ही समाधान कर देंगे। सारी की सारी किताबें जब आ जाएगी ना तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो ये पीडीएफ का काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब केवल आरएस पे फोकस कर रहे हैं। आरएस की सारी चीजें आनी है तो फिर बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अब हिंदी अंग्रेजी सब में आ जाएगा, उसके बाद में आप एकदम फ्री हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ो। हाँ कहा था क्वेश्चन कवर करेंगे और अच्छे से, पर क्या यूट्यूब पे तेरा मन नहीं लगता पढ़ने में? ठीक है तो जाओ। अब फिर बाद में अगली क्लास आपकी हिंदी की है, लांबा सर से पढ़ो, फिर बाद में अपन शाम को मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।